ये सारी ही क्राउड फंडिंग एड्स है। इनमें से कुछ एड्स नॉर्मल होती है, पर ऐसी कई सारी एड्स है जो पता नहीं लोगों को डोनेट करने के लिए कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन इन्हें देखकर कई लोग इस हद तक डिस्टर्ब हुए हैं कि उन्हें ठीक से नींद तक नहीं आती थी। द हिंदू के इस आर्टिकल में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम कर चुके फोटोग्राफर जो बीमार लोगों की तस्वीरें खींचते थे बताते हैं कि इस काम के चलते वो खुद एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, इन एड से होने वाला इमोशनल मैनिपुलेशन इससे भी बड़ी चिंता की बात है। जैसे बेंगलोर के 28 साल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कुछ ऐसे ही क्राउड फंडिंग एड्स को देखकर बड़े दुखी हुए। फिर क्या, उन्होंने 10,000 रुपये UPI के जरिए डोनेट कर दिए। लेकिन डोनेट करने के बाद उन्हें कोई रिसिप्ट नहीं मिली। उन्होंने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए प्लेटफॉर्म से जुड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। ये सारे रेड फ्लैग्स एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि भाई के साथ स्कैम हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में वो यह भी बताते हैं कि डोनेट करते वक्त पैसे किसी उमेश यादव को जा रहे थे, पर उस समय वो इतने भावुक हो गए कि निष्पक्ष होकर ठंडे दिमाग से सोचने का उन्हें मौका तक नहीं मिला। इसी घटना को अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें हमारे ब्रेन के दो हिस्सों को समझना होगा। पहला है अमिगडाला, जो हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। इसका हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में बड़ा हाथ है, जैसे गुस्सा हो, डर हो, यहाँ तक कि प्यार वाली फीलिंग के लिए भी अमिगडाला जिम्मेदार है। दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। जब हमें कोई ठंडे दिमाग से सोचने को कहता है ना, तब हम इसी की बात कर रहे होते हैं। अब समझो अमिगडाला हाईजैक, ये वो स्टेट है जहाँ हम हमारे इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं और उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। बेसिकली हम ठंडे दिमाग से सोच ही नहीं पाते और कुछ सेकंड्स के लिए ही सही हम पर हमारे इमोशंस हावी हो जाते। ऐसी कई चैरिटी एड्स है जो हमारे इमोशंस को टारगेट करती है और केवल इन इमोशंस को आधार बनाकर लिए गए फैसले शायद ही सही साबित होते हैं। जैसे 2023 में हुई मणिपुर हिंसा इसका एक उदाहरण है, जिसमें फेक फोटोज एंड वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसने मैती और कुकी समुदाय की भावनाओं को भड़काने का काम किया। और इस भयानक जातीय दंगे ने 100 से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली। इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2024 के इस बारग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद के सालों में हेल्थ सेक्टर पर डोनेशन में वृद्धि हुई है और इन डोनेशंस को जुटाने में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका रही है। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 7% आबादी मेडिकल एक्सपेंसेस के चलते गरीबी में ढकेली जाती है। वही भारत में लगभग 30% आबादी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में कोई मिडिल क्लास या गरीब आदमी बीमार पड़ जाता है और उनके पास ट्रीटमेंट के लिए उतने पैसे नहीं होते, तो वो केटो, मिलाप और इम्पैक्ट गुरु जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को एक होप की तरह देखता है। तीनों ही भारत के पॉपुलर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं जिन पर लोगों का काफ़ी भरोसा है, जहां लाखों की संख्या में कैंपेन्स चलते हैं। हम में से कोई भी कह सकता है कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द होल ट्रूथ। इनका एक और चेहरा है जिस पर कई सवाल उठते हैं, जैसे महाराष्ट्र की वेदिका शिंदे का केस। I recently got to know about 10-month-old Vedika, who's suffering from a rare genetic disorder called spinal muscular atrophy. जिसमें इन सभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर लीगल एक्शन हुए और फाइनेंशियल स्कैम का आरोप पुलिस की ओर से लगाया गया। ये प्लेटफॉर्म वेदिका की मौत होने पर भी अपने कैंपेन को चला रहे थे, साथ ही इन पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के वॉयलेशन का भी आरोप लगाए। दूसरा, कई डॉक्टर्स ने भी इन प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़े किए हैं, जैसे मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत मिश्रा कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किसी बीमारी की इलाज के लिए ज़्यादा अमाउंट का कैंपेन रन कराते हैं। ventricular septal defect. This is a hole in heart. For VSD, Apollo, Indraprasth Apollo, they raised the demand of 12 lakhs. And we do in BMC free of cost. Then I inquired one of my friend who is in private hospital. He told that we do it in 2.25 lakhs. Another my friend in Pune, then he told me that we are doing in corporate hospital in 2.25 lakhs.
I started thinking, when the treatment cost is 2.25 lakh, why are they raising 12 lakhs? Even I tweeted that also. So next day what I saw that they have removed the name of Apollo. Then it was a individually based fundraising program. सर ने इस वीडियो में अपोलो हॉस्पिटल का जिक्र किया है, जिस पर पहले भी ओवर चार्जिंग के कई आरोप लगे हैं, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन हो या बाकी केसेस। एक और आशंका मेरे मन में, बट ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और ऐसे हॉस्पिटल की अच्छी साठगांठ है, तब ओवरचार्ज कैंपेन रन कराने से दोनों ही पार्टियों का फ़ायदा होगा। आप समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी ओर डॉक्टर आलोक गुप्ता कहते हैं कि कोई उनके हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स को फोटोशॉप करके केटो पर फंड रेज कर रहा था। ऐसी बातें इन प्लेटफॉर्म के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर सवाल खड़ा करती है। फेक कैंपेन्स केवल केटो तक सीमित नहीं है, इसमें अदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म भी आते हैं। लाइक न्यूज़ मिनट के इस आर्टिकल में मिलाप पर चल रहे फेक कैंपेन्स की बात की गई है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इशू, जैसे उनकी फ़ीस और चार्जेस के बारे में। मिलाप, केटो और इम्पैक्ट गुरु मेंशन करते हैं कि वो कोई प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं लेते, लेकिन जब एक कैंपेनर अपने पैसे निकालने जाता है तो केटो उससे 27% अमाउंट काट लेता है। जब कैंपेनर इस पर आवाज़ उठाता है, फिर भी केटो 22% अमाउंट अपने पास रख लेता है। वही केटो और मिलाप के टर्म्स ऑफ यूज़ में कुछ कमीशन काटे जाने की बात की गई है, बट क्लियर नहीं है कि वो किन किन चीज़ों के लिए कितने प्रतिशत अमाउंट डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इन प्लेटफॉर्म पर डेटा प्राइवेसी भी एक इशू है। जैसे केटो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में रिवील करता है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें नाम, फ़ोन नंबर के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आती है, इन सभी को वो कलेक्ट करता है। आई गेस अदर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी ऐसा ही करते हैं। फिर केटो अंडर इट्स टर्म्स ऑफ यूज़ लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी हेडिंग के अंडर पॉइंट नंबर 3 में इनडायरेक्टली कहता है कि अनऑथोराइज एक्सेस, लाइक हैकर्स ने कुछ छेड़खानी की तो वो इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बावजूद कि प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि आपका डाटा सुरक्षित है, बट गारंटी लेने से बचते हैं। एक बात नोट कर ले कि तीनों ही प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनीज है, इनमें से कोई भी एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक और मेजर इशू है और वो है फेक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का। जब भी खराब परिस्थितियाँ होती है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कोरोना महामारी के वक्त हुआ था। इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर इतने सारे इश्यूज आने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लूप होल्स है जिनका ये फ़ायदा उठाते हैं, कुछ हमारी भी मजबूरियाँ है कि हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। जैसे भारत में मेडिकल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी या अथॉरिटी नहीं है। इनमें बढ़ते इश्यूज के मद्देनज़र महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ स्टेप्स लेने चाहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी नॉमिनेट की थी, जिन्हें अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर देनी थी। पर सैडली मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि इसमें कुछ फर्दर प्रोग्रेस हुई हो, और मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। सेकंड पॉइंट है कि आपके परिवार का एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, इसे ढूंढने के लिए आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी बड़े झोल हैं। इसके लिए आप LLA के इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको इसके लिए गाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट ट्रीटमेंट कॉस्ट को कैसे चेक करें कि जो कैंपेनर रेस कर रहा है वो सही अमाउंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेटफॉर्म खुद डिटेल से मेंशन करा है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है। लाइक कैंपेनर 12 लाख रेस कर रहा है तो डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, रूम चार्जेस, लेबोरेटरी फीस, मेडिसिन एंड अदर चार्जेस को मेंशन करा है। देन टोटल सम 12 लाख रुपीज़। फिर आप हॉस्पिटल की चार्ज या प्राइसिंग लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जैसे एम्स ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड की है, और आप गूगल भी कर सकते हैं लाइक प्रैक्टो जैसी वेबसाइट पर। वैसे हॉस्पिटल चार्जेस रीजन वाइज अलग अलग होते हैं, फिर भी इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रीटमेंट कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कैंपेन एक्चुअल प्राइस के डबल या ट्रिपल होता है तो ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसी बात को लेकर तो डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जैसे डॉक्टर भी चिंतित थे। फोर्थ पॉइंट है प्लेटफॉर्म प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और कैंपेनर एंड पेशेंट के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड कराए। जैसे मिलाप के प्लेटफॉर्म पर हम पेशेंट के डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसके लिए मिलाप की वेरिफिकेशन प्रोसेस पर ही रिलाई करना पड़ता है। देन जिस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड है उसका प्रॉपर एड्रेस मेंशन होना चाहिए, ताकि कोई डोनर अगर वहाँ नियर बाय रहता है तो हॉस्पिटल जाकर चेक कर सकता है कि पेशेंट सच में एडमिटेड है। केटो कुछ कैंपेन्स को केटो एश्योर्ड का टैग देता है, जिसमें वो खुद हॉस्पिटल विजिट करते हैं, लेकिन सभी कैंपेन्स के साथ ऐसा नहीं होता।
एक और तरीका है कि आप हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपके हॉस्पिटल में इस नाम का कोई पेशेंट है क्या जो फंड रेज कर रहा है। 5th पॉइंट है डेटा प्राइवेसी का इशू। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया था, जिसके तहत आप वेबसाइट को अपने पर्सनल डेटा को डिलीट करने के लिए कह सकते हैं। यह हमारे राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि हम कैसे इंश्योर करें कि कोई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म फेक है या फिर ओरिजिनल है। पहला तो आपको वीडियो देखकर इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना है। देन आपको प्लेटफॉर्म और कैंपेन के बारे में ठीक से रिसर्च करनी है। न्यूज़ मिनट की इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक कैंपेनर को उनके ट्विटर अकाउंट पर कैंपेन रिलेटेड सवाल पूछने पर उसने उन सवाल पूछने वालों को ब्लॉक कर दिया। इसी आर्टिकल में दीपिका बताती है कि जब उन्होंने कैंपेनर से डॉक्यूमेंट मांगे तो वो नहीं दे पाया। जब उन्होंने थोड़ी और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यही पर्सन एक और कैंपेन मिलाप पर चला रहा था। दूसरा, प्लेटफॉर्म की जानकारी निकाले। लाइक केटो को ही ले ले तो आप कुछ वर्ड्स जैसे रिव्यू, स्कैम, कंप्लेंट लगाकर सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक बताती है कि भारत के 129 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज करना कठिन हो जाता है। इसीलिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की भूमिका इतनी बढ़ जाती है, जिससे ये प्लेटफॉर्म हर साल लाखों लोगों की जानें बचा पाते हैं। ऐसे में अगर हमारी हालत बाकी लोगों से थोड़ी बेहतर है तो कुछ पैसे डोनेट करके किसी की मदद करना लगभग हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि इससे हम हमें मिली अच्छी परिस्थितियों का बोझ उतार सकते हैं। जैसे शायर सैयद आसिफ लिखते हैं कि उसके हाथ में गुब्बारे थे फिर भी बच्चा गुमसुम था, वो गुब्बारे बेच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए परिस्थितियाँ ही है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़कर कुछ बन गया और कोई बच्चा गुब्बारे ही बेच रहा है। बस हमें डोनेट करते वक्त केवल इमोशनली होकर फैसला नहीं लेना है। पहले आपको ठीक से रिसर्च करनी होगी ताकि आपको विश्वास हो कि सच में आपके कंट्रीब्यूशन से किसी का जीवन सुधरेगा।